इंसान के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। इसी क्रम में एक पुस्तक जिसका विमोचन होना है, श्री रामचरितमानस का वैज्ञानिक पक्ष, श्रद्धा से साक्ष्य तक, विद्या वाचस्पति गरिमा पंढरपुरे इसकी लेखिका हैं। आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आदरणीय मैडम मंच पे आएँ और दो शब्द पुस्तकों के महत्व एवं आपके द्वारा जो रचित पुस्तक है श्री रामचरितमानस का वैज्ञानिक पक्ष, इसके बारे में भी आप दो शब्द संक्षेप में कहें, ताकि पाठक लोग पुस्तकों के महत्व को समझें और इसे खरीदें। आदरणीय मैडम। देखिए, आज के समय में जहाँ हमारा अटेंशन स्पान बहुत कम है, हम रील्स देखने के आदी हो गए, तो हम हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट की रील देखते हैं। फिर हमारा अटेंशन स्पान ऐसा होता है कि वो देखने के बाद हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, प्रभावित भी जल्दी हो जाते हैं और भूल भी जल्दी जाती है। तो अब बात आती है कि पुस्तकों का महत्व ऐसे समय में क्या है। तो जब आपके पास कुछ 50, 100, 500 अच्छी पुस्तकें आपके पास हैं, तो ये एक संपदा होती है हमारी। जैसे हम कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संपदा इकट्ठी करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, कुछ सोना खरीदते हैं, तो ऐसे ये पुस्तकें जो हैं ये हमारी संपदा है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैंने मेरे घर के पारिवारिक वातावरण से ये देखा कि हमारे यहाँ पिताजी ने लगभग 1000 से ज़्यादा पुस्तकों का कलेक्शन करके अपनी लाइब्रेरी में रखा। तो वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि हम पुस्तक पढ़ें। मेरा विज्ञान का बैकग्राउंड रहा तो मेरे अलग विषय रहे, लेकिन किंतु वो सारी पुस्तकें घर में उपलब्ध थी। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, चारों वेद हमने कभी पढ़े नहीं, लेकिन हमने हमारे घर में वो रखे हुए देखे। और जब वो घर में रखे हुए देखे और माता पिता को आचरण करते हुए देखा उसका प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, तो ये स्वतः ही मन में इच्छा जागृत हुई कि रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए। तो कुछ ऐसे योग संयोग बने कि 2021 में जब आईटी की जॉब मैंने छोड़ी, आई वॉज IT इंजीनियर टिल 2021, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मैं। और जैसा कि एक इंजीनियर की लाइफ होती है, 10 से 6 की नौकरी और बाहर समाज से कोई बहुत ज़्यादा उसका परिचय नहीं, सामाजिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, शनिवार रविवार चिल मारना, मॉल कल्चर, बिल्कुल वैसा ही एक जीवन। लेकिन क्योंकि घर का पारिवारिक वातावरण था, वो पुस्तकें हमने घर में देखी थी, तो हमारे मन में अंतःकरण में वो चलता था। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, बीज आपने बोया हुआ है किसी ने और बस वो अंदर ही अंदर फल फूल रहा है। तो 2021 के बाद ऐसा एक प्रस्फुटन हुआ उस बीज का, तो फिर वो ऐसा फला फूला, ऐसा बढ़ा, उसमें ऐसे फल लगे, ऐसे फूल लगे कि फिर ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं ये उसका परिणाम निकली। तो ये ऐसे तो देखा जाए तो ठीक है, मैं इसकी लेखिका हूँ, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे माताजी और पिताजी को, क्योंकि ये मेरे पिताजी के ही पूरे मानस जीवन का प्रतिफल है जो मैंने इस पुस्तक में लिखा। अब थोड़ा सा इस पुस्तक पे आऊँगी। तो जब मानस पढ़ी, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही और मैंने 14 साल HSBC में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्य किया, तो अब जाहिर सी बात है कि जब एक विज्ञान का व्यक्ति मानस को देखेगा तो उसकी दृष्टि अलग होगी। भक्ति अध्यात्म तो है ही, वो हमने देखा, हमारे पिताजी आज भी मानस ही उनका जीवन है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका एक अलग पहलू उजागर किया जाए, एक अलग डायमेंशन से इसको समाज के सामने लाया जाए। तो पहली दृष्टिया पढ़ने पर मैंने इसमें 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया। 4 विज्ञान के विषय लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंट, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और पर्यावरण। ऐसे 4 भागों में इसका वर्गीकरण करके फिर इस रामचरितमानस को एक अलग दृष्टि से उजागर करने का मेरे मन में एक विचार आया। तो इस विचार को लेकर फिर मैंने ये पुस्तक लिखी। और आज की जो हमारी एक विवेकशील पीढ़ी है ना, बहुत विवेकशील है ये पीढ़ी जो आने वाली है, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, पर ये वर्ड पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मुझे उपयोग करना पसंद नहीं है, क्योंकि ये वामपंथियों का एजेंडा है। जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा, हमारे यहाँ तो जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन है, उसकी कोई वर्गीकरण नहीं है। हमारा तो आदि अनंत का इतिहास है, सनातन है। तो हम विवेकानंद और श्री राम, श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, तो हम ये जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, बीटा में भी विश्वास नहीं करते। लेकिन ये जो पीढ़ी है जो कि कंप्यूटर डिजिटल युग में आई, ये पीढ़ी जो है बड़े विवेकशील है।
जीवन के गहरे अर्थों को समझना चाहती है, पर तर्क और तथ्य पे आधारित सोच को लेके समझना चाहती है। तो इस पुस्तक में वो ही तर्क और तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया है कि कैसे एक निराकार साकार में परिवर्तन हो जाता है। एक सबसे बड़ा जो जब भगवान के विषय में बात करते हैं ना कि भगवान निराकार भी है, साकार भी है, सारा प्रपंच उसी का है, वही शरीर रूप लेके आता है, वही नरदेह धारण करता है। तो ऐसे कुछ विचार इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादित करने का एक प्रयास छोटा सा किया है। पहली ही पुस्तक है तो कुछ चीज़ें हैं बहुत सी जो उसमें छूटी हैं। जब मैं पढ़ती थी रामचरितमानस तो जितनी बार उसको उलट पुलट के देखती थी हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता था। तो ऐसा लग रहा था ये नेवर एंडिंग है। तो पिछले 1.5-2 साल से इस पे काम कर रही थी तो ऐसा लगा कि एक पहला संस्करण तो इसका प्रकाशित होना चाहिए, फिर जो कुछ चीज़ें छूटी हैं उन्हें अगले संस्करण में प्रकाशित करने का प्रयास रहेगा। इसी आशा से ये पुस्तक आज पाठकों के सामने है और हम सभी एक दृष्टिया इस पर नज़र डालेंगे, ऐसा एक अनुरोध, एक निवेदन। और आने वाली पीढ़ी को ज़रूर इसके अलग डायमेंशन, जो रामचरितमानस के विषय में थोड़ा बोलूँ एक आधा मिनट, कि 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द एशिया पैसिफिक रजिस्टर में रामचरितमानस को शामिल किया गया। किस लिए कि इस ग्रंथ ने पूरे देश के मानस को प्रभावित किया। तो इसकी जो लोकप्रियता है विश्वव्यापी, उसके आधार पर इसे एशिया पैसिफिक रजिस्टर में रखा गया। तो डेफिनेटली जो हमारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत है, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत, ये नई पीढ़ी को उनके ही समझने योग्य भाषा में बताना अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं आज का अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम सभी यह पुस्तक पढ़ेंगे और अपनी नई पीढ़ी तक इसको पहुँचाएंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।